जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ दुबे करियर वेल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त बिल्कुल बेहतरीन होंगे। आज मैथ्स की पहली क्लास है जो ओरिएंटेशन क्लास है। इसमें आप जानेंगे कि कैसे हमें पूरे साल भर अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ना है एक इफेक्टिव वे में, जिससे कि बेहतरीन नंबर आ सके। बेहतरीन तरीके से बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक आप मैथ्स को दमदार तरीके से प्रैक्टिस कर सके। इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, सब कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या होने वाला है, ये सब कुछ डिस्कस होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसा कि पहली क्लास है तो पहले ऊपर वाले को हम याद करते हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, कोई हिंदू भाई होंगे, कोई मुस्लिम भाई होंगे, तो सभी दोस्त अपने अपने धर्म के अनुसार एक बार भगवान को याद करेंगे। और जितने भी दोस्त हिंदू हैं, जैसा कि मेरा नाम सौरभ दुबे है, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, तो मैं मां सरस्वती की आराधना करना चाहता हूं एक बार आप सभी लोगों के लिए, अपने लिए भी। सभी दोस्त एक मंत्र के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, ओम एम सरस्वती नमः। मां सरस्वती का मंत्र है। जब भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करें, इस मंत्र को एक बार जरूर मां सरस्वती को जरूर याद करें। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्त आप देखने वाले हैं क्या क्या बातें। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक में अबाउट द बैच, मतलब इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं वो डिस्कस करेंगे। बैच के बारे में अगर मैं बताऊं तो बैच में क्लास कैसे कैसे शेड्यूल की जाएंगी। डेली क्लास होगी या हफ्ते में 5 दिन होगी, तो हफ्ते में 5 दिन होगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक। रोज इसी समय 5 बजे 9th क्लास के सभी साथियों को आना है, क्लास ज्वाइन करनी है। अबाउट द बैच जानने के बाद हम सिलेबस जानेंगे। अबाउट द बैच में आपने ये भी देखना है कि क्लास टेस्ट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाएंगे, पढ़ाकर टेस्ट भी लेंगे। देखेंगे कि आप कितना बेहतर पढ़ रहे हो, कितना बढ़िया आप स्कोर कर पा रहे हो। ब्लूप्रिंट, मतलब कि एग्जाम में किस हिसाब से नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो देखेंगे। स्ट्रेटजी क्या क्या होगी, कैसे हम चीजों को पूरे साल करने वाले हैं। या कुछ प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को कि फॉर्मूला किसी को याद नहीं होता, किसी को छोटी छोटी और बातें समझ में नहीं आती कि सर मैथ्स में बहुत सारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, क्या करूं, कैसे उन कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाए। तो ये सारी बातें हम स्ट्रेटजी में करेंगे और सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन में देखेंगे कि क्या क्या बातें फाइनली हमें याद रखकर पूरे साल के लिए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये अपना प्रखर बैच के नाम से जाने जाने वाला क्लास 9th का यूपी बोर्ड का बैच है, जो हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए है। आज से मतलब कि 1 अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो लगभग लगभग 30 नवंबर तक कंप्लीट होने वाली है। इस 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक एनसीईआरटी तो करेंगे ही। एनसीईआरटी के जो भी नई पैटर्न वाली एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के सभी उदाहरण, सभी कॉन्सेप्ट, सभी प्रश्नावली, ये तो आपको कराऊंगा ही। साथ साथ में पिछले सालों में अलग अलग यूपी बोर्ड के स्कूलों में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करवाऊंगा मैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ सवाल, पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं करेंगे अपन, फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आप चाहते हो कि मैं तो पूरा करूंगा, तो बिल्कुल अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, चाहे वो एग्जाम्पलर हो, चाहे और भी जो अलग अलग प्रकार के पब्लिकेशंस की बुक हैं, मतलब हर जगह से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब कुछ इसी ड्यूरेशन में 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक के ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद हमारे पास लगभग लगभग 2 से 3 महीने, 2.5 महीने और बचते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें हम बेहतरीन रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स हमारे बहुत बार कंप्लीट हो चुके होंगे। जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता है कि एनसीईआरटी में बोलता हूं कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए तो ये बोलता हूं कि आप लोग कम से कम 10 बार रिवीजन करके जाना है एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम देने। अब आप 9th क्लास में हो, भले ही 9th क्लास में हो, सीरियस आपको उतना ही रहना पड़ेगा जितना 10th क्लास का बच्चा सीरियस रहता है। क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी 10th क्लास में पहुंचने वाले हो, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है। तो इस मेहनत की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगले साल दोस्त आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है। और बोर्ड एग्जाम 9th में नहीं है तो क्या हुआ, 9th में अगर आपने मैथ्स बिगाड़ लिया ना, 10th में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 9th के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो 10th क्लास में भी आपको पढ़ने हैं। अब एक बात बताऊं छोटी सी, त्रिभुज एक चैप्टर है जो आपने नाम सुना होगा, 7th क्लास में पढ़ा भी है। 7th क्लास में त्रिभुज में आपको सर्वांग समता पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी में। अब 9th क्लास में भी वही पढ़ना है, वही सर्वांग समता जो आपने पढ़ा है, ट्रिपल एस, भुजा 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 प्रमेय, भुजा कोण भुजा प्रमेय, इस प्रकार का। अब जब आप 10th क्लास में चले जाओगे ना इस साल के बाद, और आपको अगर सर्वांग समता नहीं आएगी तो बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मैथ्स में
त्रिभुज चैप्टर में समरूपता आपको सिखाई जाती है 10th क्लास में, लेकिन सर्वांग समता का बहुत यूज है। तो कुल मिलाकर अगर 9th क्लास का मैथ्स आपका स्ट्रांग नहीं हुआ तो वो 10th क्लास में आपको दुख देने वाला है। तो क्यों ना अभी से, क्योंकि हर किसी को जो भी कर्म है, जिसका भी कर्म है, मेरा कर्म है पढ़ाना, अभी मैं टीचर हूं, आप विद्यार्थी हैं, आपका कर्म है पढ़ना, तो जो भी आपका कर्म है उसके अकॉर्डिंग हर किसी को काम करना चाहिए। तो आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आपको ईमानदारी से पूरी मेहनत और लगन के साथ क्या करना है, पूरे साल पढ़ाई करनी है। तो आइए ये बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि ये जो अपने कुल मिलाकर 12 चैप्टर्स हैं, संख्या पद्धति से लेकर सांख्यिकी तक, ये कुल मिलाकर हम 110 लेक्चर्स में, अब एक हफ्ते में 5 क्लास होगी, तो ये कितने हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा? सागर जोशी, सरस्ती, दिव्यांश तिवारी, हेलो एवरीवन, ठीक है। तो ये 110 क्लास में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा अपना गणित, अच्छे लेवल का गणित। ऐसा नहीं कि केवल एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी तो भाई मैं सितंबर अक्टूबर तक खत्म कर दूं, मैंने बात किया नवंबर तक की, तो बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। लेकिन फिर से वही बात कि स्टार्टिंग से पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ और जज्बे के साथ, जोश, जुनून और जज्बा ये तीनों होना चाहिए आपके अंदर, तब मजा आएगा। अभी सिलेबस के बारे में मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं, हर एक चैप्टर के बारे में, क्योंकि देखो आपको जानना तो पड़ेगा ना कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हमें पहले से ही आता है, कौन सा बच्चा चैप्टर है। बच्चा चैप्टर क्या होता है? मतलब बिल्कुल शुरू होते ही खत्म, बहुत ही आसान। कौन सा मुश्किल चैप्टर है, सब कुछ अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, आगे बढ़ेंगे। अब जब इतनी सारी चीजें आपको नवंबर तक पढ़ा दी जाएंगी, तो क्या बस मैं पढ़ाऊंगा? क्या करियर विल केवल और केवल क्लासेस डिलीवर करता है क्या? ऐसा नहीं है। ये है आपका टेस्ट प्लानर प्रखर बैच के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। ये आपको हर संडे को, अरे हर संडे को नहीं सर, एक संडे तो छोड़ दो, खेलना भी तो होता है। 9th क्लास में है, जान लोगे क्या? जान तो ले ही लूंगा, है ना, पढ़ा पढ़ा के पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। देखो एक संडे छोड़कर एक संडे क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। यहां पर आपको दिख रहा है पीटी लिखा हुआ, पीटी का मतलब होता है पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट का मतलब जैसे 13 अप्रैल को आपका पहला टेस्ट, अभी सर क्लास नहीं स्टार्ट हुई, टेस्ट की बात करने लगे, करना पड़ेगा ना। 13 अप्रैल को पहला टेस्ट। अब ये जो 13 अप्रैल को आपको टेस्ट होगा, कल से अपना मेन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आज तो आपको मैं सिलेबस के बारे में, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब बताने आया हूं। बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप फॉलो करेंगे तो मैथ्स अपने आप क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, और बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगा। तो ये जो पीटी है ये पार्ट टेस्ट है, ठीक है। जो भी अभी कल से लेकर 12 तारीख तक चीजें पढ़ाई जाएंगी, वो 13 तारीख का आपका टेस्ट होगा। ये टेस्ट सभी बच्चे देंगे, उसमें आपका रैंक भी आएगा कि आप कौन सी रैंक पर हैं, सारी बातें। तो भाई इसमें मेहनत करोगे तभी तो आएगा। उसके बाद 13 तारीख के बाद और 27 तारीख के पहले जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वो 27 तारीख को आपका टेस्ट होगा। इस प्रकार से टेस्ट चलता जाएगा। कहां तक जाएगा ये जाएगा सर 23 नवंबर तक, और नवंबर में अपना सिलेबस हो जाएगा क्या, कंप्लीट। अब तुमने पूरी किताब पढ़ ली तो पूरी किताब का टेस्ट होगा, जिसका नाम है एमटी फॉर मेजर टेस्ट, मतलब पूरी बुक का टेस्ट होगा। तो ये 3 टेस्ट आपके रखे जाएंगे पूरी किताब के, जिसमें 7 दिसंबर 14 दिसंबर, मतलब ये भी रविवार को ही होंगे। पैटर्न वही, एक अतवार एक रविवार, अतवार जानते हो, इतवार अतवार, एक रविवार छोड़कर एक रविवार को क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे कुछ बातें और देखेंगे कि जो टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, विज्ञान के 30 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न और इंग्लिश के 20 प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न होगा। 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। 24 घंटे के लिए, मतलब संडे को, पूरे संडे दिन भर में जब आप फ्री हैं तब आप बैठ के वो टेस्ट दे सकते हैं। समझ में आ रही बातें? तो ये कुल मिलाकर आपका टेस्ट वाली बात हो गई। आई होप कि ये समझ भी चुके हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बात ये आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर पीडीएफ नोट्स मिलेगा क्या, क्लास नोट्स मिलेगा क्या? क्लास नोट्स बिल्कुल मिलेगा। जो भी चीजें आपको चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी उसका क्लास नोट्स उसी समय अपलोड कर दिया जाएगा इसी ऐप पर, करियरविल के। उसको आप देख सकते हैं और वो हमेशा उसी पर ही रहेगा जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है, मतलब जब तक आपका एग्जाम लास्ट वाला, फाइनल वाला कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक क्या होगा, ये उसी पर अपलोड रहेगा। तो सब कुछ मिलने वाला है यहां से, है ना। जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की, जो आप करोगे भी। अब बात करते हैं सिलेबस की। इस सिलेबस में सर
अभी आपने बताया तो कि संख्या पद्धति से चैप्टर 1 स्टार्ट होता है और चैप्टर 12 सांख्यिकी पर खत्म हो जाता है। अब आओ देखते हैं कैसे कैसे किस किस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं। संख्या पद्धति बहुत ही आसान बेहतर चैप्टर है। बेहतर क्यों? क्योंकि ये स्कोरिंग है, यहां से ज्यादा नंबर के सवाल आते हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है। अगर 9th क्लास की हम बात करें, 4 पार्ट में इसको बांटा गया है 9th क्लास में। इसमें आप संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पद्धति, पद्धति का मतलब सिस्टम। अरे पढ़ा है कि सर एक होता है दशमलव संख्या पद्धति। बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं, जिसमें से एक होता है हमारा दशमलव संख्या पद्धति, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। दशमलव क्यों, कोई बताएगा क्या? सर 10 का मतलब 10 हो ही गया, मतलब इसमें 10 अंकों का यूज होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जरा इनको गिनना, ये 10 अंक हो गए। तो 10 अंकों का यूज करके हम पूरी मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में यही अंक आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। जो कंप्यूटर की भाषा है, ये तो गणित की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है, उसमें केवल और केवल 0 और 1 का यूज होता है। उसको हम बोलते हैं दोस्त बाइनरी संख्या पद्धति। कभी आप कंप्यूटर पढ़ोगे तो उसमें ये नाम जरूर पढ़ने को आपको मिलेगा, बाइनरी संख्या पद्धति। तो ये मैथ्स में नहीं है, ये तो कंप्यूटर की बात होती है। तो बहुत सारी पद्धति हैं, और भी पद्धति हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना होता है? दशमलव संख्या पद्धति, जिसमें आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितने भी संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है वो सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। घातांक के नियम भी इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो आप 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। लगभग 50% चीजें आपको पहले से आती हैं और बाकी 50% सिखाने के लिए मैं हूं, तो हम 100% चीजें करेंगे। आसान चैप्टर है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहां पर आप फुल स्कोर कर सकते हैं। समझ रहे हो? आसान बेहतरीन चैप्टर है। यहां पर आप संख्या पद्धति पढ़ रहे हो, 10th क्लास में इसी का नाम हो जाता है वास्तविक संख्याएं। मतलब भाई इसको तो बढ़िया करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने अगले साल भी 10वीं क्लास में भी आने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद बहुपद, बहुपद 9th में भी दूसरा चैप्टर, 10th में भी दूसरा चैप्टर। सर ये तो खतरनाक हो गया फिर, मतलब यहां ढंग से इसको भी पढ़ना पड़ेगा, बहुपद को भी। बिल्कुल। तो बहुपद में आपको यहां पर बेसिक चीजें पढ़नी है कि पद क्या होते हैं, शून्यक क्या होते हैं, शून्यक निकालते कैसे हैं। आसान चीजें हैं, बहुपद बहुत आसान चैप्टर है 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, यहां पर आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे हो, 10th क्लास में आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे। बहुत ही आसान, वेरी इजी। ये 1 से 2 क्लास में ही खत्म हो जाता है, मतलब शुरू हुआ नहीं कि खत्म हो गया। इसमें बहुत आसान है, मतलब चतुर्थांश के बारे में आपको बताया जाएगा, कार्तीय तल के बारे में बताया जाएगा, बिल्कुल बेसिक चीजें बताई जाएंगी, कोई एडवांस लेवल है ही नहीं इस चैप्टर का, 3rd चैप्टर का। इसके बाद आप 4th चैप्टर में जाएंगे, ये भी 10th क्लास में है, मतलब ये 4 के 4 स्टार्टिंग के चैप्टर 10th क्लास में भी देखने को मिलेंगे। यहां पर इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर हो, x और y हो गया। समीकरण है तो बराबर का चिन्ह आता ही आता है, और यहां पर कुछ और आ गया। तो यहां पर 2 चरों वाले रैखिक का मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो। अब देखो x की भी बड़ी घात 1 है, y की भी बड़ी घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। तो इस प्रकार के समीकरणों के बारे में आपको पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जब आप 10th क्लास में पढ़ोगे तो यहां पर युग्म लिखा आएगा, यहां ये अकेला आएगा, 9th क्लास में अकेला आएगा। जब ये अकेला आता है तो बहुत ही आसान होता है, मतलब 9th क्लास में इसमें दम नहीं है, ये भी वेरी इजी चैप्टर, दम नहीं है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही 10th क्लास में जाओगे और यहां पर युग्म लिखा आएगा, तब ये दुख देना स्टार्ट कर देगा, तब ये थोड़ा सा मुश्किल लगने लगेगा। समझ रहे हो बात को? इसके बाद यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, आसान चैप्टर है ये, है ना, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है और थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है ये। इंपॉर्टेंट है लेकिन बोरिंग है। बोरिंग क्यों है? क्योंकि मैथ्स जैसी कुछ चीजें है ही नहीं। रेखा के बारे में, कोण के बारे में परिभाषा पढ़नी है, लेकिन अपने सिलेबस में है, और रेखा गणित का सबसे बेसिक चैप्टर है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही, इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो चैप्टर्स हैं, कहां से कहां तक, 5 से लेके वृत्त तक, ये सब रेखा गणित का पार्ट है। ये सारे चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेखाएं और कोण बहुत ही दमदार चैप्टर है, स्कोरिंग है। ये समझ में नहीं आया अगर,
तो रेखा गणित तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आ सकती। आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को साथ साथ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, रेखाएं और कोण में। इसके बाद आप त्रिभुज चैप्टर की बात करेंगे, चतुर्भुज की बात करेंगे और वृत्त की बात करेंगे। त्रिभुज में आपको सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है। चतुर्भुज में मेनली मैं बात करूं तो समांतर चतुर्भुज ज्यादा है, समांतर चतुर्भुज, और भी बाकी आपको समचतुर्भुज के बारे में भी पढ़ना होगा, वर्ग और आयत के बारे में पढ़ना होगा। चित्र नहीं बनाने को बोलेगा, सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं, तो ये थोड़ा सा खतरनाक चैप्टर हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन दोस्त वही बात है कि पढ़ाऊंगा तो सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके मन में डाउट बन के रह जाएगा। खतरनाक क्यों बोला सर फिर ने? जब आप बोल रहे हो कि ये आसान चैप्टर है फिर बोल रहे हो खतरनाक। देखो मेन है ना कि बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से। रेखा गणित का कोई भी चैप्टर उठा लो, पता नहीं तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम आ जाती है। मैं मानता हूं कि 9th क्लास में रेखा गणित का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जब ये समझ में अगर ये आ गया ना तो गणित में अपने आप बेहतर स्कोर लेकर आओगे आप, बाकी बच्चों से ज्यादा। मतलब जिन बच्चों का ये वाला पोर्शन स्ट्रांग होता है रेखा गणित वाला, उन बच्चों के अपने आप नंबर ज्यादा आते हैं, और जिन बच्चों का ये पोर्शन वीक हो जाएगा रेखा गणित का, वो बच्चे कितनी भी मेहनत कर लें उनके नंबर कभी नहीं आ सकते। तो आपको यहां पर विशेष ध्यान देना होगा। यहां दोनों चैप्टर खतरनाक है, चतुर्भुज भी और वृत्त भी बड़े चैप्टर है, प्रैक्टिस मांगते हैं। रेखा गणित प्रैक्टिस मांगती है, जितना बढ़िया प्रैक्टिस करोगे रेखा गणित अपने आप उतनी बढ़िया हो जाएगी। तो भाई चतुर्भुज में और वृत्त में जान लगाकर पढ़ना है। त्रिभुज तो हमने 7th क्लास में भी किया था। सर्वांग समता कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स ठीक कैसे करें विवेक यादव पूछ रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर में उसी पर आ रहा हूं दोस्त। सब कुछ बताऊंगा, सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक कैसे करें, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो याद कैसे करें, कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा कर रहे हैं तो उसको ठीक कैसे करें, अभी हम सारी बातें करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या बातें हैं और यहां पर कहां बच्चों को आसान लगता है मैथ्स और कहां बच्चों को कठिन लगता है। 9th क्लास की मैथ्स यहां पर आपको आसान लगेगा, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, सब समझ में आएगा गारंटी के साथ सभी बच्चों को। लेकिन यहां 50% बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं, आपको नहीं आना। समझ रहे हो बातों को? इसके बाद हम बात करेंगे हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और सांख्यिकी। इन तीनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये दो चैप्टर जो हैं 10th और 11th चैप्टर्स। हीरोन का सूत्र, हीरोन अंकल है, हीरोन अंकल ने जबरदस्त फॉर्मूला दिया, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें बस आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक अर्ध परिमाप का ये होता है फॉर्मूला, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी तक हमने जो पढ़ा है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई पढ़ा है, सबको याद है ना कि हाँ सर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। लेकिन हीरोन ने जो फॉर्मूला दिया वो है √ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब एक फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो ये खतरनाक फॉर्मूला इतना बड़ा सा क्यों पढ़ा रहे हैं और हीरोन ने क्यों दिया? भाई जब ये वाला फॉर्मूला है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, अब ये अच्छा लग रहा है या ये बड़ा सा फॉर्मूला अच्छा लग रहा है? सबको सर यही अच्छा लग रहा होगा, है ना? तो बात ये है कि ये वाला फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दोनों पता हो। जैसे एक त्रिभुज मैंने बना दिया छोटा सा, यहां पर बच्चा त्रिभुज, इसका नाम है बच्चा त्रिभुज। अब ये बच्चा त्रिभुज में आप देखेंगे कि अगर ये वाला आधार आपको पता है और यहां से ये लंब पता है, मतलब इसकी ऊंचाई पता है, BC और AD अगर पता है, आधार पता है लंब पता है, तब तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अब आधार और लंब ना पता हो, आपको तीनों भुजाएं पता है कि ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, तब आपको हीरोन फॉर्मूला लगाना होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना पड़ेगा, इससे पूरा चैप्टर है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक हो जाता है हीरोन का सूत्र। इसका यूज 10th क्लास में भी होता है, केवल और केवल 10th क्लास में ऐसे 2 सवाल हैं, केवल 2 सवाल है वृत्त चैप्टर में जिसमें इसका यूज होगा, बाकी पूरे 10th क्लास में इसका यूज कहीं नहीं है। समझ रहे हो बात को? अब हम बात करेंगे 11th चैप्टर की, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है और मेरा ही नहीं है, मैं आपका भी कराऊंगा, आपका भी ये मोस्ट फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। बहुत स्कोरिंग है, एग्जाम में यहां से बहुत ज्यादा नंबर का आता है, तो इसको भाई बढ़िया से दमदार तरीके से, और जो बच्चा अभी मेहनत कर लेगा ना 9th क्लास में, उसकी भाई 50 नहीं 80% मेहनत
कम हो जाएगी 10th क्लास में। जो सूत्र यहां पढ़ाऊंगा एक भी सूत्र ज्यादा नहीं है, जितना यहां पढ़ाऊंगा उतना ही 10th में है। अंतर क्या है सर? 9th में भी ये चैप्टर आ रहा है, 10th में भी आएगा, क्या अंतर है? अंतर मैं बताता हूं। 9th क्लास में जब आप पढ़ते हो इस चैप्टर को, ध्यान देना यहां पर सभी बच्चे, सभी साथी यहां पर ध्यान देंगे कि जब हम 9th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जैसे बेलन आ गया तो ये बेलन अकेला आएगा, 9th क्लास में तो अकेला आएगा। अर्धगोला आ गया तो ये अर्धगोला 9th क्लास में तो अकेला आएगा, ऐसे अकेला आएगा। लेकिन जैसे ही 10th क्लास में जाओगे यही वाला चैप्टर, तब ये दोनों मिल जाएंगे और कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी और इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका आयतन निकालना होगा। अंतर समझ पा रहे हो कि सर 9th क्लास में इनको अकेले अकेले पढ़ना है, मतलब सीधे सूत्र रट के उसी को अप्लाई कर दो, लेकिन यहां रटने से काम नहीं चलेगा। तो यहां भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो यहां तो काम आएगा ही 9th क्लास में, 10th क्लास में भी बेहतरीन रूप से काम आएगा। तो भाई ये चैप्टर जो है अपना, कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये स्टार लगा लो, एकदम चमकीला बना दो इसको, जबरदस्त चैप्टर है ये, स्कोरिंग है। गलती क्या करते हो पता है? अगर दो चीजें आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, दो चीजें बस, ये चैप्टर अपने आप बढ़िया नंबर आपके एग्जाम में देकर जाएगा। वो दो बातें कौन कौन सी है? पहली बात तो वही है जो आपको पता है पहले से, कि सर इसमें बहुत सारे सूत्र हैं और सभी सूत्र बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहां पर आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हो, बहुत मिस्टेक करते हो। कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, वो मैं करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है, तो उनको मैथ्स अपने आप आसान लगने लगेगी। और मैं सभी साथियों से वादा करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है 1 महीना लग जाए, क्योंकि एक दिन में कोई जादू नहीं होता, आने वाले 1 आध महीनों में मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। बस जरूरत है डेली क्लास ज्वाइन करनी है। जो भी डीपीपी हमारी तरफ से जाती है, अब डीपीपी क्या होता है सर? जैसे मैं कल पढ़ाऊंगा, अब कल जो भी पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड 8 सवाल दूंगा। 8 सवाल रोज करना है, ये रोज मिलेगा 8 सवाल, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेके शुक्रवार तक अपनी क्लास चलेगी डेली। डेली आपको 8 सवाल मिलेंगे। इन 8 सवालों में 5 बहुविकल्पी होंगे और 3 छोटे या बड़े सवाल होंगे, मतलब अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय सवाल। कुल मिलाकर 15 से 20 मिनट आपको वहां पर देना ही देना है, अगर चाहते हो कि मैथ सुधर जाए। अभी पूछ रहे थे ना विवेक यादव कि मैथ्स कैसे ठीक करे, तो दोस्त जितनी भी डीपीपी हमारी तरफ से दी जा रही है डेली, उसको आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। उसमें 5 बहुविकल्पी, 3 सवाल और बहुत टाइम नहीं लगने वाला, और उसको कर पा रहे हो मतलब पढ़ाई गई पूरी क्लास आपको समझ में आ रही है। अब डीपीपी में मान लो डाउट आ गया कोई, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको अगले दिन मिलेगा। आज डीपीपी मिली, आज रात को तुमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, जो सवाल डाउट है उसको मैंने टिक कर लिया सर, उसके अगले दिन उसका पूरा पीडीएफ जाएगा जिसमें सॉल्यूशन भी रहेगा। सर सॉल्यूशन भी देख लिया फिर भी ना समझ में आया, तब क्या करेंगे? तो हर मंगलवार को जितने भी 1 हफ्ते की डीपीपी है उसको मैं डिस्कस करूंगा यहां खड़ा होकर, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। बस तुम टिक करके रख लेना कि सर ये वाला डाउट है, ये वाला डाउट है, ये वाला डाउट है। मैं यहां तुम्हारे सामने हूं, तुमने बता दिया कि सर डीपीपी जो आपने 2 नंबर की डीपीपी दी है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। मैं यहां पर आपको समझाऊंगा और तब तक समझाऊंगा जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। एक भी डाउट लेकर आगे नहीं बढ़ना, बस मैथ्स का एक नियम है, एक भी डाउट लेकर आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बाद एक चैप्टर आता है जिसका नाम है सांख्यिकी। बहुत ही आसान चैप्टर है 9th क्लास में। 10th क्लास में थोड़ा सा इसका लेवल अप हो जाता है। इस चैप्टर का 9th क्लास का और 10th क्लास का रिश्ता बहुत ही कम है, मतलब 9th क्लास में जो पढ़ोगे चीजों को 10th क्लास में उसका यूज बहुत ही कम है। यहां पर आप बार ग्राफ, आयत चित्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और बारंबारता बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी आकृतियां, उनका ग्राफ कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे सांख्यिकी चैप्टर में। 10th क्लास में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, वहां पर चीजें अलग हैं। तो कौन से चैप्टर 10th क्लास से कनेक्टेड थे, कौन से चैप्टर आपको बहुत फोकस के साथ करना है, कौन सा चैप्टर मुश्किल है, कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा चैप्टर स्कोरिंग है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी आपको। इसको आपको अच्छे तरीके से अपने हिसाब से अपने बुक में टिक करना है। समझ गए बात को? अब बढ़ते हैं आगे।
आगे हम बात करेंगे कि सर अपने पूरे मैथ्स को कुल मिलाकर 6 इकाइयों में 6 यूनिट में विभाजित किया गया है। पहली इकाई है संख्या पद्धति, जो 12 नंबर का आता है। मैं बोल रहा था ना कि संख्या पद्धति पे पूरी जान लगा देना है, क्योंकि 70 नंबर में केवल 12 नंबर का यही है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये। आओ मैं दिखाता हूं कौन से चैप्टर किसमें किसमें है। संख्या पद्धति पहला चैप्टर 12 नंबर का, इसको स्टार लगा दो, चांद सितारे बना दो इसके चारों तरफ, क्योंकि ये खतरनाक चैप्टर होने वाला है, जबरदस्त चैप्टर होने वाला है। 12 नंबर का एक चैप्टर कभी देखने को नहीं मिला होगा, ना मिलेगा। 10th क्लास में भी ऐसा कोई एक चैप्टर नहीं है जो 12 नंबर का अकेला आता हो। तो भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त है, इसको बढ़िया से करना है। बीजगणित की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं जो 11-11 नंबर के आएंगे। 22 ये वाला चैप्टर ज्यादा नंबर का आता है, ये वाला कम नंबर का आता है, लेकिन दोनों मिलाकर आपके 22 नंबर का जो अंक है वो बीजगणित से आपका विभाजित किया गया है। तो 22 नंबर का बीजगणित आएगा, जिसमें चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इन दोनों को आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की। अकेला चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बच्चा चैप्टर है। 4 नंबर का सवाल यहां से आता है। इसमें अब होता है ना कि अगर आपने ऐसे पेज भी पलट लिया तो भी ये 4 नंबर फ्री के हैं। तो ये आसान चैप्टर है, इसमें बिल्कुल मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? 1-2 क्लास में आप ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाता है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये 4 नंबर आपको फ्री में मिलते हैं। लेकिन उसके बाद भी, इतना बताने के बाद भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इतना फ्री कर देते हैं कि इसको पढ़ते ही नहीं है, कि एग्जाम के एक दिन पहले सर पढ़ लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब जो चीजें हमारी तरफ से डिलीवर की जाती हैं जिंदगी में, टीचर के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, अभी मैं पिछली क्लास में भी यही बताया, अपने टीचर्स के ऊपर, चाहे मेरी बात करो चाहे स्कूल के टीचर्स की बात करो, टीचर टीचर होता है, सभी टीचर जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तो टीचर के ऊपर, माँ बाप के ऊपर और अपने ऊपर हमेशा भरोसा करना, ठीक है? क्योंकि यही तीनों तुम्हें आगे पहुंचाने वाले हैं। तुम खुद भी उसमें भागीदार बनोगे अपने आप को आगे पहुंचाने में। अपने ऊपर हमेशा भरोसा करना, यह बात जिंदगी भर याद रखनी है। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ज्यामिति। तो ज्यामिति एक मेजर पोर्शन है। यूक्लिड की ज्यामिति मतलब 5वें चैप्टर से स्टार्ट होता है और वृत्त पर जाकर 9th चैप्टर पर कंप्लीट होता है ये। तो ये 5 चैप्टर जो है, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल मिलाकर 16 अंक के आने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 ज्यादा नंबर के आते हैं, ठीक है? चलो इसकी बात हम करेंगे। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर्स हैं जो 12 नंबर के आएंगे। पहला चैप्टर कौन सा है? हीरोन का सूत्र। और दूसरा चैप्टर कौन सा है? वृत्तों से हीरोन का सूत्र। और दूसरा कौन सा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 2 चैप्टर्स हैं जो 12 नंबर के आएंगे। और सांख्यिकी अकेला है, चैप्टर नंबर 12 जो अकेला 4 नंबर का आएगा। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जो ये 8 नंबर आपको फ्री में देके जाते हैं। आसान चैप्टर्स हैं, तो ये तो हर बच्चे को आना चाहिए। बाकी का सिलेबस कैसे कवर करना है वो मैं टाइम के साथ बताता रहूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? ये तो बात हो गई कि मैथ्स में कौन सी बात कितने नंबर की आती है। अब जैसा कि अभी विवेक पूछ रहे थे कि सर मैथ्स ठीक कैसे करें, तो मैथ्स में ऐसा कोई जादू नहीं है कि कोई फॉर्मूला याद कर लिया उसकी मैथ्स ठीक हो गई। बहुत सारी चीजें हैं। और अगर मैथ्स जिसका बिल्कुल कमजोर है उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अब बेसिक का मतलब ही नहीं समझ पाते हो। बेसिक का मतलब आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बीजगणित का भी आना चाहिए और नॉर्मल वाला भी आना चाहिए। बहुत सारे साथी 2x² लिखा है प्लस 5 लिखा है बटे में x² लिखा है, ऐसा सवाल जो आपको आना चाहिए नहीं आता। 6ठी क्लास से सिखाया जाता है ये। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, मैं कॉपी चेक करता हूं आप लोगों की, देखने को मिलता है मुझे, x² से x² को काट दिया। ये कोई बात हुई? x² से x² को उड़ा देते हो तुम लोग। तो ये बेसिक होता है। जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है वो x² से x² को काट दे रहा है। वो क्या कर रहा है, जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है वो -5 और +6 को क्या लिख दे रहा है? 11 लिख दे रहा है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, है ना? होगा 1 लेकिन लिख दिया 11। -5 और -6 लिख दिया तो वो कुछ और लिख दे रहा है, तो भी 11 लिख दे रहा है, या 1 लिख दे रहा है, होगा क्या? -11 होगा। तो ये बेसिक मैथ्स है, इसी को बेसिक मैथ्स का नाम दिया जाता है।
अब ये आपको आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमें नहीं आता, अब क्या करें, अब बताओ। नहीं आता तो मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस मैं तभी कराऊंगा जब आप एक वादा करेंगे कि हाँ सर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कराओ, हम जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ताली दोस्त एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से चुटकी जरूर बजती है, लेकिन चुटकी बजाने से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तो ये करना पड़ेगा, बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक के साथ साथ प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान देना है। अगर आपने ये दो काम कर लिया तो मैथ्स आपकी स्ट्रांग नहीं, बहुत स्ट्रांग हो जाने वाली है। लेकिन ये दो काम तो करने होंगे, यहां पर फोकस करना होगा। अपने आप कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये फॉर्मूला जो याद नहीं होता या याद हो जाता है तो भूल जाता है, एक हफ्ते में हम भूल जाते हैं। सर हमारी कैपेसिटी इतनी ही है, एक हफ्ते से ज्यादा मैं कोई भी फॉर्मूला याद नहीं कर पाता। अब बताओ क्या करूं? देखो, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो गया, नहीं याद हो रहा है, आपको एक सादा पेज लेना है। सादा पेज का मतलब ब्लैंक पेज, जिसपे कुछ ना लिखा हो। अब मान लो किसी को चैप्टर नंबर वो वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर का फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं हो रहा। सबसे पहले उसको लिख लो, पूरा फॉर्मूला एक पेज पे, ऐसा ऐसा कुछ कि बेलन के ये 3 फॉर्मूले यहां लिख दिया है ना। ऐसे ऐसे सारे फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं। एक तरफ यहां भी लिख दो पहले, जो भी होता है। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? आप बोलोगे सर 2πr(h). बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(r+h). आयतन जो होता है बेलन का वो होता है πr²h, है ना। तो ये आपको पहले तो ऐसे लिख लेना है, याद करना है लिख के। अब याद हो गया, याद हो गया। अब दिक्कत आ रही है कि भूल जाता है। जब आपको याद हो गया तो आप चेक करोगे कि मुझे याद हुआ कि नहीं। तो आपको अब इस प्रकार का पेज बनाना है कि इधर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, केवल ऐसा लिखा होना चाहिए। और सारे फॉर्मूले में तो बस बेलन की बात कर रहा हूं, आपको बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ सबका ऐसे बना लेना है, इधर कुछ नहीं लिखना। और पेंसिल से इसको रोज भरना है। कब तक? कम से कम 15 दिन तक। जब 15 दिन तक रोज लिखोगे और मैच करोगे कि गलत तो नहीं हुआ, तो अपने आप ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ऐसा आप हर एक चैप्टर के साथ कर सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं कि बार बार लिख के मैच करना। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो जाएगी कि आपको स्कैनिंग मेथड लगाना होगा चीजों को याद रखने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए, है ना। नॉर्मली हमें छोटी छोटी बातें भी भूल जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, जब आप मान लो मैथ्स या मैं ऐसा कोई सब्जेक्ट बता रहा हूं जिसमें आप रटते हो, थोड़ा सा समझते भी हो लेकिन रटते ज्यादा हो। जैसे मैं अगर बात कर लेता हूं सामाजिक विज्ञान की, या विज्ञान के किसी प्रश्न की बात कर लेता हूं, जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं। जब आपने एक क्वेश्चन को रट लिया तो पेज को पलट दो और आंख बंद कर लो। ये वही है जैसे हम मेडिटेशन करते हैं। अब मेडिटेशन नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं वो करना है। आंख बंद करने के बाद अब सोचो कि उस पेज पे क्या लिखा है, दिखना चाहिए। उसकी फोटो यहां दिखनी चाहिए, उसकी फोटो दिखनी चाहिए। और साथ में बोलना भी है कि अच्छा इस लाइन में ये, इस लाइन में ये। एक दिन ये प्रैक्टिस करते करते इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी कि 1 से 2 बार चीजों को पढ़ोगे, आंख बंद करोगे, पूरा का पूरा आप ऐसे पढ़ के बता सकते हो। उसकी प्रैक्टिस लगेगी। कम से कम 1 महीना करोगे तब जाके आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन में ही ये जादू काम करने लगेगा। समय लेती हैं चीजें, संघर्ष लगता है चीजों को करने में, बेहतर करने में। तो वो करोगे, अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो सब कुछ पॉसिबल है। और मुझे उम्मीद है आपसे कि आप जबरदस्त मेहनत करने वाले हो। अब बात आती है कि सर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स में आपने ये सिखा दिया कि फॉर्मूला कैसे याद करना है, चीजों को कैसे याद रखना है। आपने ये भी सिखा दिया कि बेसिक और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने बेसिक और प्रैक्टिस दोनों मजबूत कर लिया तो कहीं ना कहीं मैथ्स अपने आप आपकी बेहतर होती नजर आएगी। अब अगली जो बात हम करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने में आपका पैटर्न ये होना चाहिए, अलग से एक कॉपी बना लेनी है। सबसे पहले आप महत्वपूर्ण पदों को लिखेंगे। जैसे मैं अगर वृत्त चैप्टर की बात करता हूं, अब वृत्त में पद कौन कौन से हैं? केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया,
व्यास हो गया, जीवा हो गई, है ना, अर्धवृत्त क्या होता है वो हो गया, त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, इस प्रकार के पद यहां लिखेंगे क्योंकि यहां से भी सवाल बनता है हर चैप्टर का। जैसे आप त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो आपने सर्वांग समता लिख लिया कि सर्वांग समता क्या होती है, और लिख लिया कि सभी सूत्र, अब हर चैप्टर में सूत्र नहीं होता लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स में होता है, तो अगर चैप्टर में सूत्र है तब आपको सूत्र लिख देना है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये नोट्स बनवाऊंगा, मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या कॉपी पे नोट करना है, तो एक कॉपी अलग से होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कि जैसे अलग अलग चैप्टर्स हैं, अगर मैं किसी चैप्टर की बात करता हूं, जैसे एक अपना कॉन्सेप्ट हो जाता है किसका, कौन से चैप्टर का बता दूं आपको, अभी मेरे मन में आ रहा था कोई चैप्टर बताने को। जैसे मैं आपको चैप्टर 2 का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चैप्टर 2 में एक अपना सर्वसमीका है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका वर्ग क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसमें प्लस माइनस के चिन्हों के साथ खेल होगा, वहां पर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस खेल का, और अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को यहां लिख दिया तो आपकी कॉपी में रहेगा। आपका 2-3 दिन बाद एग्जाम होगा तो आप उसका पेज पलटकर उसको रिवीजन कर सकते हैं। होता क्या है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स होते हैं हमारे पास, लेकिन जब मैथ्स की बात आती है तो मैथ्स का नोट्स नहीं होता है, एग्जाम के एक दिन पहले हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता, तो यह बनाना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो, तो कॉन्सेप्ट में क्या लिखना है ये मैं बताऊंगा, लेकिन पैटर्न यही होना चाहिए। 9th क्लास में बहुत सारे प्रमेय हैं, और अगर मैं वृत्त चैप्टर की बात करता हूं तो 10 से 12 प्रमेय केवल और केवल वृत्त चैप्टर में ही है। समझ रहे हो, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सब समझ में आएगा, गारंटी है। हर एक प्रमेय को सिद्ध करना आप चुटकी बजाते ही सिद्ध करोगे, लेकिन चीजों को जानना है, सच्चाई को जानना है कि सर हाँ 10 से 12 प्रमेय हैं, उन प्रमेय को उनके प्रूफ के साथ लिखना है, उनके कथन के साथ लिखना है, आपको उसकी प्रैक्टिस जबरदस्त बेहतरीन लेवल की करनी है, क्योंकि ये प्रमेय आपके एग्जाम में 2 प्रमेय तो आने ही आने, कम से कम 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो यहां पर भी आपकी पकड़ शानदार होनी चाहिए। और एग्जाम में आए ना आए दूसरी बात है, अगर प्रमेय नहीं आता तो आप सवाल ही नहीं बना पाओगे, तो यहां पर भी आपकी पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए, यहां पर भी ध्यान देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम में ज्यादा बार पूछे गए टॉपिक्स। कुछ टॉपिक मैं बताता रहता हूं, मैं पढ़ाता रहता हूं, तो मैं बोलता हूं कि ये तो पक्की बात है कि आएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो जब मैं ऐसी बातें बोलूंगा उस टॉपिक को आपको नोट कर लेना है यहां पर, कि सर जब एग्जाम होगा, जब मैं अपने पूरी बुक का रिवीजन करूंगा तो ये वाला टॉपिक जरूर पढ़कर जाऊंगा। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ, इस प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अपने आप चीजें बेहतर नहीं बेहतरीन होंगी दोस्त। तो मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जादू नहीं करवाऊंगा मैं, लेकिन यह है कि टॉपर बनाकर छोड़ूंगा तुम्हें, अगर मेहनत किए तो। करोगे, पक्की बात है, वादा करेंगे सभी साथी। तो ये रही अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग। अब हम बात करते हैं कि पूरे साल कौन कौन सी वो विशेष बातें हैं जिनको हमें कभी नहीं भूलनी है। पहली बात यह है कि बेसिक पर आपको काम करना है, बेसिक पर जबरदस्त काम करो। जैसा कि अभी आप लोग पूछ रहे थे कि सर मैथ्स में, तो मैं बताया अभी कि मैथ्स में भाई 2 बातें हैं, बेसिक प्लस प्रैक्टिस। बेसिक कर लो, प्रैक्टिस कर लो बेसिक की, अपने आप सब बेहतरीन हो जाएगा। अपने आप मैथ्स कब आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और मैं पहले भी बोल दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आने वाले कुछ ही दिनों में मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, ये पक्की बात है। टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है भाई, कब समय कौन सा, देखो समय बलवान होता आपने सुना होगा, और ये बिल्कुल सत्य बात है। तो समय को अनावश्यक व्यर्थ नहीं करना है, कौन सा समय आपको कहां देना है, क्या चीज आपकी प्रायोरिटी है, खेलना प्रायोरिटी है या पढ़ना प्रायोरिटी है या खाना खाना प्रायोरिटी है, ये आप डिसाइड करोगे। किस समय खाना है, किस समय खेलना है, किस समय सोना है, हर एक चीज डिसाइडेड होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एकदम टाइम टेबल बना के लिख दो, कसम खा लो कि यही करूंगा, और नहीं हो पाता वो, लेकिन फिर भी एक मोटी मोटा हिसाब होना चाहिए। अब मम्मी ने बोल दिया कि भाई शाम को तुम्हें 4 बजे से तुम्हारी लाइव क्लास होती है, तो 4 बजे से स्टार्ट कर देनी है पढ़ाई, और बाहर तुम्हारा दोस्त बैट वैट लेके पैड लगा के खड़ा है कि चलो अब तुम नहीं रहोगे तो मजा नहीं आएगा, और कोई तुम्हारे जैसा बॉलिंग करने वाला नहीं है, विकेट तो तुम ही लेते हो। तुम्हारा जोश बढ़ गया कि अरे दोस्त मोटिवेट कर रहा है, चलो विकेट लेके आते हैं, तो ये नहीं करना। जो पढ़ने का समय है आप पढ़ो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं खेलना, खेलना है,
संडे मिल रहा है, संडे को खूब खेलो, खूब छक्के मारो, लेकिन हर चीज डिसाइडेड होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। मैं यहां बड़ी बड़ी बातें बता दूंगा, वो भूल जाओगे। इससे बेहतर है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। इसके बाद बात वही मैं कर रहा था कि दोस्त बुला रहा है लेकिन जाने का नहीं, जाने का नहीं। तो निगेटिव फैक्टर से दूर रहना है। जो चीजें आपके लाइफ के गोल को, जो भी गोल आपने सेट किया है कि मुझे जिंदगी में ये करना है, अब छोटे बच्चे नहीं रहे, 9th क्लास में आ चुके हो, बच्चे तो हो लेकिन अब बड़े बच्चे हो तुम। तो जो भी आपने गोल सेट किया है कि अपनी जिंदगी में मुझे ये हासिल करना है, ये करना है, उसके लिए मेहनत करूंगा, तो हमेशा आपको गोल ओरिएंटेड रहना होगा, नेगेटिव चीजों से दूर रहना होगा, तभी आप उसको हासिल कर पाएंगे। सबको अच्छा लगता है यार कि इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करें, मजा आएगा, पढ़ने में सर दिमाग लगता है। सौरभ सर को देखें या इंस्टाग्राम को देखें, समझ रहे हो बात को? मुझे देखोगे तो उसमें दिमाग लगेगा, उसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में तकलीफ जरूर देगा, लेकिन समय के साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपने आप को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि यही चीज काम आने वाली है, वो इंस्टाग्राम आपके काम नहीं आने वाला। हमेशा ये सोच के आगे बढ़ना है कि एक साल बाद क्या चीज हमारे लिए यूजफुल है, क्या चीज नहीं है यूजफुल। अगर मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, मम्मी पापा, सौरभ सर और इंस्टाग्राम, एक साल बाद कौन आपका साथ देगा, बस इतना बता दो मुझे। अब कोई बच्चा रील बना रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि मुझे तो सर इंस्टाग्राम लग रहा है। नहीं, आपकी उम्र ये सब करने की नहीं है दोस्त, ठीक है? और ये बीमारी चल चुकी है समाज में, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपना टॉपिक अलग अलग चल रहा है, किसी दिन मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो एक साल बाद ना मैं आपका साथ छोड़ने वाला हूं, ना आपके मम्मी पापा आपका साथ छोड़ने वाले हैं, लेकिन आप कहीं साल भर अगर उसी इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में लग गए, अपना समय वहां पर खराब कर दिए, तो वो साल भर के बाद कोई काम नहीं आने वाला, बल्कि आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। तो हमेशा ये सोचो कि कौन सी चीज, वो जो दोस्त आपको क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा था, साल भर आपका समय खराब किया, एग्जाम में नंबर नहीं आया, तो वो दोस्त आपका दोस्त नहीं है, बेकार कर दिया आपका समय। समझ रहे हो? तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए नेगेटिव फैक्टर्स क्या क्या है, कौन कौन सी चीजों से आपको दूर रहना है। आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में गोल क्या है। क्रिकेट खेलना अगर ये गोल है तो ये भी अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, अच्छी बात है ना? देश के लिए खेलो, बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये गोल है तो बिल्कुल खेलो, पढ़ाई के लिए भी समय निकालना है, लेकिन वहां पर ज्यादा फोकस करना अगर गोल है तो। अगर गोल आपका है कि मुझे आगे चल के कोई गवर्नमेंट जॉब बढ़िया सी करनी है, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, मुझे पुलिस बनना है, बहुत सारे सपने हैं, तो उसके लिए दोस्त आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर वो दोस्त आपका बेकार काम कर रहा है आपके साथ। तो इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि ये बातें मुझे समझानी पड़े, फिर भी एज ए टीचर मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, चुनना ना चुनना आपके हाथ में है, ठीक है? क्योंकि मैं बस बता सकता हूं आपको सही रास्ता, कि ये वाला रास्ता सही है, ये वाला गलत है, उस पर चलना आपको है, आप डिसाइड करेंगे कि आप किधर जा रहे हैं। उसके बाद है कि अब सारी बातें सर आपकी अच्छी लगी मुझे समझ में भी आया कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, लेकिन फिर भी जब मैं मैथ्स खोलता हूं तो मुझे समझ में ही कुछ नहीं आता कि स्टार्ट कहां से शुरू करूं। मुझे तो आता ही नहीं सवाल बनाना, और तुरंत मैं बंद करके सो जाता हूं या मैं फिर से फोन में लग जाता हूं। मैं कोशिश तो करता हूं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? एक दिन में कोशिश करने से कुछ नहीं होता। आप कोशिश नहीं किए हो, बस आपके मन में आया, आपने किताब खोला, फिर आपने बंद कर दिया। कोशिश इसको नहीं बोलते हैं। कोशिश बोलते हैं कि आप उस पर लगे रहे, जब तक जिद पकड़ लिए हो, जिद्दी बन गए हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे ये सवाल ना आए। तकलीफ देगा स्टार्टिंग में, फिर से मैं बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में अच्छी चीजें तकलीफ देती हैं, लेकिन अगर आपने उन चीजों को समय दिया तो वही चीजें आपका फ्यूचर अच्छा करने वाली हैं। तो अपने अंदर की आपको कमियों को ढूंढना है। किसी को लग रहा है कि मेरा रेखा गणित कमजोर है, तो भाई पहले दिन से, जब मैं पहली क्लास रेखा गणित की लगाऊंगा, उसी दिन से किताब खोल के बैठ जाओ, मुझे परेशान करो कि सर आगे नहीं बढ़ना, ये टॉपिक मुझे डाउट आ रहा है। इसको बिना कराए आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मुझसे डाउट पूछा हो और मैं उसको इग्नोर करके आगे बढ़ूं, कभी नहीं होगा ये। तो वही बात है कि आपके लिए सारी सुविधाएं हैं आज की डेट में, अभी की जनरेशन में। समझ रहे हो? हम यहां पर खड़े हैं कि आपका कोई भी मैथ्स में नहीं, मैथ्स के लिए तो मैं हूं ही, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सारे टीचर्स हैं, सभी बेहतरीन टीचर हैं, मतलब आपके लिए सारी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध है।
अब अगर तुम ही मेहनत नहीं करोगे तो बताओ ये किस काम का है। तो कुल मिलाकर दोस्त, आप सभी दोस्त मुझसे वादा करेंगे कि बिल्कुल सर, साल भर नहीं, हमेशा, जब तक हम अपने बड़े वाले गोल को, जो लॉन्ग टर्म में आपने गोल देखा है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी, मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे प्राइवेट जॉब करनी है, बढ़िया सी इंजीनियर बनना है, एआई में काम करना है, दुनिया भर के सपने जो भी हैं आपके, जब तक उसको हासिल हासिल नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठने वाले। ये समर वेकेशन, विंटर वेकेशन दोस्त हमारे लिए नहीं है, आता रहता है जाता रहता है। जब भी जोश डाउन हो, अपने घर वालों को देखना, अपने माँ बाप को देखना, तुम्हारे लिए, उनके लिए कोई वेकेशन नहीं आ रहा, वो तो लगे हुए हैं, वो लगे हैं दिन रात। तो तुम्हारा भी काम है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, तुम्हें हर एक चीज, तुम यहां तक आए, तुम्हें वो बैच खरीद के दे रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, ऑनलाइन बोल रहे हो ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन बोल रहे हो ऑफलाइन कर रहे हैं, सब कुछ करने के लिए वो तैयार हैं। तो तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि जो वो अपना कर्म कर रहे हैं, माँ बाप हैं, उनका फर्ज बनता है, उनका कर्म बनता है कि ये सारी चीजें तुम्हें अवेलेबल कराएं। अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सक्षम नहीं है उतना, बहुत सारे हैं जो हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो उनके पास पैसा हो या ना हो, मैं चाहता हूं कोई माँ बाप ऐसा ना हो जो सक्षम ना हो, बहुत ही दुख होता है ये सुन के। फिर भी आज की जनरेशन के हिसाब से हमने इतना कॉस्टली भी बैच नहीं रखा है कि कोई 999 का बैच ना परचेस कर सके। ये तो इतना ही अमाउंट है कि जिससे हम भी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकें और आप भी चीजों को बेहतरीन तरीके से इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ सके। तो कुल मिलाकर वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तो भाई तुम भी अपना कर्म करो। तुम्हारा कर्म है कि जो तुम्हारे माँ बाप पैसा दे रहे हैं तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, वो बन के दिखाओ, वो करके दिखाओ, एक अच्छा स्कोर लाकर दिखाओ। तो दोस्त आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आई होप कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी। कल अपना पहला लेक्चर होगा जिसमें हम संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहे होंगे, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको डाउट जाएगा, सारे टॉपिक बहुत ही दमदार तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो बिल्कुल कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, कॉपी पेन के साथ हमेशा बैच में आना है और प्रैक्टिस करना है, डीपीपी जो जा रही है उसको डेली सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। कल मिलेंगे सेम टाइम पर 9th क्लास के लिए, 5 बजे शाम को जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।